नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की, लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा में आकाश आनंद की मुख्य धारा में वापसी हो गई है। उत्तराखंड उपचुनाव में स्टार प्रचारक बने हैं आकाश आनंद। उत्तराखंड में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आकाश आनंद को उत्तराखंड में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश के मामलों से हालांकि आकाश आनंद को दूर रखा गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से आकाश आनंद ने प्रचार प्रसार के दौरान विवादित बयानबाजी की थी, जिसके बाद मायावती ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था, साथ ही बाकी जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया था, जिसके बाद अब फिर से आकाश आनंद की बसपा की मुख्य धारा में वापसी हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश से उन्हें फिलहाल दूर रखा जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में प्रचार प्रसार की कमान जो है आकाश आनंद को सौंपी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट शामिल है। मंगलौर सीट में इससे पहले 2022 चुनाव में बसपा के खाते में जीत गई थी। बसपा को यहां से जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद इसी को देखते हुए बसपा पूरी तरह से उत्तराखंड में भी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने की तैयारी में है, और यही वजह है कि आकाश आनंद को उत्तराखंड की कमान यहां पर सौंपी गई है। फिलहाल आकाश आनंद किसी भी पद पर हालांकि नहीं है। इसके बावजूद जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर नाम आकाश आनंद का है। तो उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हलचल काफी ज्यादा तेज है। कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी अब उपचुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। आपको बता दें, जिस तरह से आकाश आनंद काफी विवादों में बीते दिनों रहे थे, जब उन्हें बसपा के उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया गया था, साथ ही सारी जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में आकाश आनंद के काफी तीखे तेवर देखने को मिले। आक्रामक वो नजर आए, जिसके बाद बयानबाजी की वजह से, विवादित बयानबाजी की वजह से मायावती ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल पाठक जी, जिस तरह से आकाश आनंद काफी ज्यादा लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो आक्रामक नजर आए, काफी ज्यादा तीखे उनके तेवर दिखे, बयानबाजी की वजह से काफी विवादों में रहे, जिसके बाद मायावती ने एक्शन लेते हुए उनको उत्तराधिकारी पद से भी हटाया और जिम्मेदारियों से भी मुक्त किया। हालांकि अब उनकी बसपा की मुख्य धारा में वापसी किस तरह से समझी जाए? हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से आकाश आनंद की बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के दौरान काफी ज्यादा विवादों में रहे, आक्रामक अंदाज में नजर आए, काफी विवादित बयान दिए, जिसके बाद मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी रैलियां तो रद्द की ही, सारी जिम्मेदारियों से भी मुक्त किया। वहीं अब आकाश आनंद की एक बार फिर से बसपा की मुख्य धारा में वापसी किस तरह से समझा जाए? देखिए रिया जी, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने भी मंथन और चिंतन शुरू कर दिया है। इसके लिए 23 तारीख यानी कि ठीक 48 घंटे बाद बसपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है। इसमें जिला स्तर के भी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा और अहम निर्णय ले सकती हैं बहन मायावती। आकाश आनंद को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की सूची में आकाश आनंद का नाम आया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना खोया जनाधार पाने के लिए इतनी लालायित है कि जिसकी मतलब कपमकस जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अनिल जी, अभी फिलहाल जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची आई है, सिर्फ उत्तराखंड की सूची में जो नाम है आकाश आनंद का है, उत्तर प्रदेश से दूर रखा गया है अभी फिलहाल के लिए, तो इसको किस रणनीति का हिस्सा समझा जाए? देखिए रिया जी, अभी उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की सूची आई है, और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होना है।
वहीं उत्तराखंड में केवल 2 सीट पे चुनाव होना है। तो चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो सौंप सकती हैं। उनको जो उनका ओहदा दिया गया था वो फिर से वापस किया जा सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से वोट परसेंट गिरा है, 10% के नीचे आ गई है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, और खाता भी नहीं खोल पाई है। और चंद्रशेखर आजाद जैसे जो दलित चेहरे हैं वो सांसद बन चुके हैं, और दलितों की जो शिफ्टिंग हुई है इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी जो है वो सबसे अधिक टेंशन में है। अपनी सोशल इंजीनियरिंग को भी चेंज करने के मूड में है। किस तरह से अपने पुराने वोटरों को फिर वापस लेके आया जाए और नेताओं की फौज को खड़ा किया जाए, इसको लेकर के कल बहन मायावती जो है वो एक बड़ी घोषणा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें राज्य स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, जिले स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, उनके साथ को गहरी मंत्रणा करती नजर आएंगी कल। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी राजनीतिक दलों को आईना जरूर दिखाया, बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई, और कभी उपचुनाव ना लड़ने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी आज उपचुनाव लड़ने को भी मजबूर है। हालांकि आकाश आनंद की एंट्री किस तरह से उत्तर प्रदेश में होती है और उसके बाद कितना परिणाम जो है बसपा के पक्ष में वो ला पाते हैं, उस पर सभी की निगाहें। अनिल जी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी ने किया कई नामी यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्ट घोषित। यूजीसी की सूची में प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय शामिल हैं। देश के 157 यूनिवर्सिटीज ने लोकपाल नहीं किया है घोषित, जिस वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने कई नामी यूनिवर्सिटी को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। कई यूनिवर्सिटीज के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। यूजीसी की सूची में प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों का नाम शामिल है। देश भर की बात करें तो देश के 157 यूनिवर्सिटीज के लोकपाल घोषित नहीं होने पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से एक खबर जहां यूजीसी ने कड़ा एक्शन लेते हुए कई नामी यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। लगातार हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं अनिल जी का। अनिल जी, जिस तरह से यहां पर बड़ा एक्शन यूजीसी द्वारा लिया गया है, कई सारी जो नामचीन यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें डिफॉल्ट घोषित किया है, किस तरह की ये कार्रवाई? देखिए, विश्वविद्यालयों की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगाने का काम यूजीसी ने किया है। देश भर में 157 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। इस इशू को लेकर के यूजीसी ने इन सभी यूनिवर्सिटियों को डिफाल्टर सूची में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर नामी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्थित है, इसको भी डिफाल्टर सूची में डाला गया है। साथ ही अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसको भी डिफाल्टर सूची में डालने का काम यूजीसी ने किया है। साथ ही कानपुर का जो नामी एग्रीकल्चर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है और सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इन तमाम यूनिवर्सिटियों को भी यूजीसी ने जो है वो डिफाल्टर सूची में डालने का काम किया है। एक बड़ा निर्णय लिया है यूजीसी ने, अनुदान के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। अब देखना है कि इसमें अब कितनी जल्दी करती हैं यूनिवर्सिटियां ये लोकपाल की नियुक्ति में। लोकपाल की नियुक्ति ना होने पर यूजीसी ने सख्त कदम उठाए हैं। अनिल जी, क्या माना जाए अगर लोकपाल की नियुक्ति यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज कर दी है जिन्हें डिफॉल्ट घोषित कर दिया है, क्या उसके बाद इन्हें डिफॉल्टर्स की सूची में से हटा दिया जाएगा यूजीसी द्वारा? हाँ, बेशक प्रिया, देखिए ये कि प्रोसेस है, एक काफी फोरम का पूरा करना है, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही विश्वविद्यालय के स्तर पर की जा रही है, जिससे यूजीसी को अपना फोरम पूरा करने में बड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। देश की 157 यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने यूजीसी का जो नियम कानून है उसमें लापरवाही बरती है, लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की हैं। अब अंदाजा लगा सकती हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जिसका दंत संकाय जो है उसको जो है उसने कार्रवाई के दायरे में लिया है यूजीसी ने। साथ ही अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय भी दायरे में है यूजीसी की कार्रवाई में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय भी है।
और सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ भी है। इस तरह से 7 यूनिवर्सिटियां के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको यूजीसी ने जो है वो डिफाल्टर सूची में डालने का काम किया है। इसके तहत जो है जो अनुदान मिलता है यूजीसी देती है इन विश्वविद्यालयों पर, वो बाधित हो सकता है अगर लोकपाल की नियुक्ति समयावधि में नहीं की गई। बिल्कुल, यानी अनिल जी अब क्योंकि डिफॉल्टर लिस्ट में कई नामचीन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर डाला गया, उसके बाद कब तक ये यूनिवर्सिटीज कितनी और देर लगाते हैं और कब लोकपाल की नियुक्ति करते हैं, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर हमीरपुर से है, जहां किसान के खेत से रेत का अवैध ट्रैक्टर निकल रहा है। और बता दें कि किसान ने जब ट्रैक्टर को खेत से निकलने से मना कर दिया तो बालू माफिया ने किसान को जमकर पीटा, जिसकी सूचना किसान ने एआरटीओ और खनिज विभाग अधिकारी को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला कुकरारा ब्लॉक के चकोठी गांव का बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से एक खबर, जहां एक किसान ने एक ट्रैक्टर को अपने खेत से निकलने से मना कर दिया, जिसके बाद उस किसान के साथ पिटाई की गई। बता दें कि किसान ने जब ट्रैक्टर को खेत से निकालने से मना कर दिया तब बालू माफियाओं ने किसान को जमकर पीटा। हालांकि इसके बाद जो पीड़ित किसान था वो एआरटीओ के पास गया और खनिज विभाग के अधिकारियों से इस बात की शिकायत की। हालांकि अधिकारियों ने लापरवाह रवैया दिखाते हुए कोई भी कार्रवाई अभी तक इस मामले में नहीं की है। कुकरारा ब्लॉक के चकोटी गांव का ये पूरा मामला है। तो हमीरपुर से एक खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान के खेत से रेत का अवैध ट्रैक्टर निकल रहा था। जब किसान ने इसका विरोध किया, ट्रैक्टर को खेत से निकालने से मना कर दिया, तब बालू माफियाओं ने किसान को जमकर पीटा। हालांकि इस पूरे मामले के बाद किसान जो है शिकायत करने एआरटी और खनिज विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा। हालांकि अधिकारियों के लापरवाह रवैये की वजह से किसान को फिर से परेशानी झेलनी पड़ी। अधिकारियों ने किसी भी तरह से कोई कार्रवाई इसमें नहीं की है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता का। रुपेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हमीरपुर के कुरारा बिलास का मामला है, जहां पर अवैध ट्रैक्टरों से अवैध खनन किया जाता है। अगर किसान इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ जो खदान संचालक है और वहां के जो ट्रैक्टर चालक और उनके जो मालिक होते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उसी को लेकर जो ये किसान है उसने कल शिकायत की है खनिज अधिकारी से और एआरटीओ से। इसके बावजूद भी शिकायत का कोई निस्तारण नहीं होता और जो किसान है यहाँ का वो आए दिन मार खाता है और न ही शासन प्रशासन इस पर गौर करता है। रुपेश, आखिर क्या वजह, क्योंकि एआरटीओ के पास जो ये पीड़ित किसान है वो पहुंचा, खनिज विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा, आखिर क्यों अधिकारियों ने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है? वजह क्या? कहीं ना कहीं देखिए, एआरटीओ हो या खनिज विभाग हो तो इनकी मिली भगत रहती है, अवैध खनन पे भी रहती है वैसे भी। और जो ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, इसकी जब खबर चलती है तो संज्ञान में लेने के बाद भी वहाँ से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं और वो आए दिन हादसे होते हैं। उसी को लेकर अभी ये जो ट्रैक्टर वाला मामला सामने आया कुरारा थाना क्षेत्र का, तो इस किसान के साथ भी उन दबंगों ने मारपीट की है। जिस तरह से रुपेश ये पूरा मामला सामने आया, पीड़ित किसान के साथ यहाँ पर बुरी तरह से मारपीट की गई है। हालांकि अधिकारियों से लाख शिकायतों के बाद यहाँ पर कुछ जो है एक्शन नहीं लिया गया है। क्या माना जाए, जो पीड़ित किसान है वो उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकता है? और अगर शिकायत होती है तो किस तरह से एआरटीओ और खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं, जो किसान है इसके साथ जो मारपीट हुई है इसी को लेकर उसने शिकायत भी की है और आगे वो उच्च अधिकारियों से भी मिलेगा, उनसे शिकायत करेगा। और देखने वाली बात ये हो कब एआरटीओ के खिलाफ और खनिज विभाग के ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है रुपेश, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं जौनपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान श्री राम पर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक जलालपुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 12 कमरे के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। दुबग्गा रिंग रोड पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स सील हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। जोन नंबर 7 के जोनल शशि भूषण पाठक की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलजीए से बिना मैप सेंशन करवाए ये कार्रवाई की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से एक खबर, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 12 कमरे का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स यहां पर सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही 12 कमरों का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है जिसे कार्रवाई के तहत सील किया गया है। दुबग्गा रिंग रोड का ये पूरा मामला, जहां ये व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स मौजूद था, इसका जो मैप है वो सेंशन नहीं कराया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई एलजीए की तरफ से देखने को मिली। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जोन 7 के जोनल शशि भूषण पाठक की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। एलजीए से बिना मैप सेंशन करवाए ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा था, जिसके बाद एलजीए ने सख्त रुख अपनाते हुए इस कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।